नमस्कार। एमए फाइनल हिंदी साहित्य की पंचम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम इस प्रश्न पत्र में साहित्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा के क्रम में आज हमारे व्याख्यान का विषय है जनवादी विचारधारा या जनवादी विचार। जनवादी विचारधारा को समझने से पहले हम जनवादी विचारधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। जनवादी विचारधारा इस नाम से ही आभास होता है कि इस विचारधारा का संबंध जनमानस से जुड़ा हुआ है। जन और जनवादी शब्द को लेकर काफी उलझन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जन शब्द काफी पुराना है और आम जनमानस एवं उसके अधिकारों के साथ समाज में प्रचलन में भी रहा है। इसके विपरीत एक विचारधारा या वाद के रूप में जनवाद या जनवादी शब्द अपेक्षाकृत नवीन है, जिसे प्रगतिवाद, मार्क्सवादी विचारधाराओं के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। जनतांत्रिक विचारों की परंपरा काफी प्राचीन है तथा प्राचीन भारत में इसकी स्पष्ट छवि विद्यमान थी। जैसे कि हम अपने प्राचीन साहित्य में भी देखें तो जनता से जुड़ा हुआ साहित्य, कबीर इत्यादि में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसका निश्चित है वैचारिक रूप पाश्चात्य जगत से आया है। वैचारिक धरातल पर निसंदेह जनवाद एक विस्तृत फलक पर आधारित है। इसमें किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, अपितु बहुसंख्यक वर्ग एवं संपूर्ण जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। संपूर्ण जनता की समस्याओं को सुलझाकर और उनका विकास करना ही जन शब्द का अभिधार्थ हो सकता है। अब जनवादी विचारधारा को समझने के लिए हम जनवाद का अर्थ पहले समझ लेते हैं। और जनवाद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कि एक व्यापक संकल्पना है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है जनता की हर समस्या को सुलझाकर उसका समग्र दृष्टि से विकास करना। साहित्यिक दृष्टि से यदि जनवाद की परिभाषा हम देने की कोशिश करें तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि कला और साहित्य में जनवाद जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके पीछे एक विशिष्ट दर्शन है। मार्क्स ने समाज और उसके विविध रूपों और विचारों के ऐतिहासिक व्याख्या की जो कला और साहित्य पर भी लागू होती है। साहित्य की जो मार्क्सवादी विवेचना हुई उसी से जनवाद का प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा मार्क्सवादी विचारधारा को ही जनवाद का आधार मानते हैं। तो यहाँ वह मार्क्सवाद और जनवाद में बिल्कुल भी अंतर नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि आगे चलकर और बहुत सारे आलोचक हुए, विचारक हुए, उन्होंने जनवाद को मार्क्सवाद से अलग करने की कोशिश की और उसे अलग बताने का प्रयास किया। नरेंद्र सिंह भी उसमें से एक है। वह कहते हैं कि जनवाद शब्द हिंदी साहित्य और भारतीय राजनीति दोनों के लिए अपेक्षाकृत नया शब्द है। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि में को ध्यान में रखकर देखें तो जनवाद मार्क्सवाद या प्रगतिवाद आदि में स्थापनापन्न शब्द के रूप में नहीं आया है, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं। और वस्तुतः इस शब्द को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। परंतु ओम प्रकाश पाल और धीरेन्द्र वर्मा जैसे कुछ विद्वान जनवाद को प्रगतिवाद की अगली कड़ी के रूप में ही देखते हैं। कुंवर पाल सिंह जनवाद का वास्तविक अर्थ बताते हुए कहते हैं कि साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, सामंती व्यवस्था और उसके जीवन मूल्यों का सक्रिय विरोध, श्रमिक वर्ग और पीड़ित जन के साथ वास्तविक हमदर्दी, देशभक्त, क्रांतिकारी शक्तियों की एकता और उसके संकल्प का नाम है जनवाद। तो कुंवर पाल सिंह यहाँ पर केवल मार्क्सवादी विचारधारा को ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ देश, समाज, क्रांति इत्यादि शक्तियों को भी इसके साथ मिलाकर जनवाद की संतुलित परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवादी तत्वों और विचारधाराओं के साथ भारत में हम देखते हैं कि प्रगतिवाद का उदय होता है और जो कि शोषण और अन्याय का विरोध करते हुए मेहनतकश जनता और श्रमजीवी वर्ग के हितों की बात करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जनवादी साहित्य का जो उद्देश्य है, जो मूल प्रवृत्ति है, वह भी यही है। तो फिर इन तत्वों की साम्यता के कारण साहित्य में इस नई विचारधारा के उदय का क्या उद्देश्य था, क्या औचित्य था? तो एक नई विचारधारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह ध्यान देने योग्य बात है। तो विद्यार्थियों, वस्तुतः 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है, उसके पश्चात चीन द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण, आपातकाल आदि जैसी स्थितियां, भाषा के संबंध में पूरे देश में एक प्रकार का युद्ध का वातावरण, तो बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से देश में जो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, राजनीतिक परिदृश्य पर भी, सामाजिक परिदृश्य पर भी, आर्थिक परिदृश्य पर भी,
तो उन सभी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, आम जनमानस को अपने साथ लेने के लिए जनवादी साहित्य की सृजन की तरफ साहित्यकारों का ध्यान गया और एक नवीन विचारधारा के रूप में जनवाद का जन्म होता है। और ये जो जनवादी विचार है यह साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 1960 के बाद हमें देखने को मिलता है। उससे पहले 1936 में साहित्य के संदर्भ में प्रगतिवाद, मार्क्सवाद जो साहित्य है वह रचा जा रहा था और उसके कुछ समय पश्चात 1960 के आसपास इस प्रकार के साहित्य सृजन की जो पृष्ठभूमि है वह तैयार होती है और इस प्रकार का साहित्य हमें देखने को मिलता है। निष्कर्ष रूप से हम देख सकते हैं कि जनवाद शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतभेद किस रूप में? कुछ इसे मार्क्सवाद से ही उत्पन्न मानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा का ही रूप मानते हैं, कुछ इसे प्राचीन साहित्य यानी कबीर इत्यादि तक ले जाते हैं और ये या फिर साहित्य की उत्पत्ति तक ले जाते हैं। किंतु फिर भी निर्विवाद रूप से यह तथ्य तो सत्य है कि किसी भी वर्ग या विचारधारा या वाद से जुड़े बिना जो लेखक जनवादी दृष्टिकोण और आम व्यक्ति के हितों को ध्यान में लेकर लेखन कर सकता है। इसके लिए लेखक या व्यक्ति को मार्क्सवादी, प्रगतिवादी या वामपंथी होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता है तो कि वह केवल आम आदमी के साथ खड़ा होकर तटस्थ रूप से सही अर्थ में जनवादी साहित्य की रचना करे। हिंदी साहित्य में हम देखें कि जो जनवादी चेतना है इससे निहित रचनाएं हमें कबीर, प्रेमचंद, निराला आदि लेखकों के द्वारा समय समय पर सृजित की हुई मिलती है। यदि कबीर ने छुआछूत, आडंबर इत्यादि का विरोध किया तो निराला ने पूंजीवादी व्यवस्था, नौकरशाही, जनवादी तत्वों से युक्त साहित्य रचा। प्रेमचंद ने कथा साहित्य के माध्यम से आम जनमानस के शोषण एवं दास्ता को साहित्य का विषय बनाया। परंतु एक जनवादी विचारधारा के रूप में जिस साहित्य की, जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं वह वस्तुतः फ्रांस की क्रांति से उभरता हुआ, रूस की क्रांति, मार्क्सवादी विचारधारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जन आंदोलन तथा प्रगतिवादी विचारधारा से गुजरता हुआ समकालीन साहित्य और आधुनिक समाज में असंतोष और जन आंदोलनों के माध्यम से अभिव्यक्त होकर निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसे हम आधुनिक जनवादी विचार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जनवाद की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया। अब जनवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां, जो हमने इसका अर्थ समझा, उसके पश्चात जो इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां उभर कर आती है उन पर एक बार संक्षेप में दृष्टिपात करते हैं कि जनवाद का प्रमुख उद्देश्य जन को सुखी बनाना है। जनवाद यथार्थ का आग्रही है, इसे मानव शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, यह सामूहिक संकल्पना है, किसी एक व्यक्ति विशेष के विकास की अपेक्षा ये पूरे समाज या समूह के विकास की ओर ध्यान केंद्रित करता है। जनवाद की मूल भावना समानता है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जो जनवादी विचारधारा है इसकी मूल भावना समानता है। यह आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से समानता का आग्रही है। ये परिवर्तन के लिए क्रांति को भी समर्थन देता है। समाज में अच्छे के लिए यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना पड़े तो ये इसका समर्थक है। ये शोषित और पीड़ित निम्न वर्ग को महत्व देता है। जनवाद धार्मिक सामंतवाद का विरोधी है और वस्तुतः जनवाद एक गतिशील है और बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में हमारे सामने आता है। जब इन प्रवृत्तियों का साहित्य में उपयोग किया जाता है तो इस दृष्टि से रचे साहित्य में क्या विशेषताएं प्रकट होती हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये शोषित और दमनकारी व्यवस्था का विरोध करता है। जनवादी जो कविता है, पहली बार और महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है वह है कि यह शोषित और दमनकारी व्यवस्था का विरोध करती है और ये शोषण और दमन का रूप किसी भी रूप में हो सकता है। ये रूप हम शोषित और दमनकारी व्यवस्था का विरोध करने का रूप हम कबीर में भी देखते हैं, जब वह कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर ने तत्कालीन समय की सभी गलत मान्यताओं का विरोध किया और ऐसा कहकर वह उस शोषण और दमन का ही विरोध कर रहे हैं। आधुनिक युग में भी हम देखते हैं, भारतेंदु और द्विवेदी युग में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया।
और उसके पश्चात जब हम भारत के आज़ाद होने के पश्चात 1960 के आसपास के जो साहित्य रचा गया उसमें भी हम ऐसी जनवादी कविता को देख सकते हैं। जनवादी जो साहित्य है उसकी दूसरी विशेषता है कि जनवादी जो साहित्यकार है वह सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति करते हैं। सामाजिक जीवन में प्रचलित बुराइयों, प्रथाओं, अंधविश्वासों पर ये तीखी चोट करता है। समाज में जो समाज को पीछे खींचने की, समाज की जो अच्छी बातें हैं उनको दबाने की जो बात है, जनवादी साहित्य उनका विरोधी है और समाज में एक चेतना की लौ जगाने का समर्थन करता है। तीसरी जो इसकी जनवादी साहित्य की विशेषता है कि इसमें आम आदमी का चित्रण किया जाता है। आम आदमी जो कि भूखा, नंगा, अभावग्रस्त, अन्याय और अत्याचार को सहता हुआ जीवन यापन कर रहा है। जनवादी साहित्य के केंद्र में यही आम आदमी है जिसका वर्णन किया गया है। इसमें जीवन के गहरे अनुभवों की अभिव्यक्ति की जाती है। जनवादी जो साहित्यकार है अधिकांश रूप से निम्न या निम्न मध्यम वर्ग से आते हैं, तो ये अपने साहित्य के माध्यम से जो परिवेश चित्रित करते हैं, जो विषय चित्रित करते हैं, वह स्वयं उनके स्वयं के अनुभव का विषय है। जनवादी साहित्य की अगली विशेषता है कि इन्होंने युग की पीड़ा का अंकन किया है। प्रारंभ से लेकर हम देखते हैं कि अब तक भी जनवादी जो कवि हैं वे अपनी युग की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं। कबीर से लेकर निराला, नागार्जुन और दुमिल के बाद अब भी, या हम गद्य की दृष्टि से देखें, प्रेमचंद इत्यादि जो साहित्यकार हैं उन्होंने अपने युग की पीड़ा को अपने साहित्य के माध्यम से वाणी दी है, उसे अभिव्यक्त किया है। अगली जो इसकी विशेषता है साहित्य की, जनवादी साहित्य की, संघर्ष व क्रांतिकारी चेतना के प्रति एक नई दृष्टि देते हैं। आम जनता को जीवन यापन करते समय व्यवस्था से अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं और ये व्यवस्था किसान और मजदूर लोगों को सहज जीवन जीने नहीं देती। इस शोषण के बीच में ही उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन जनवादी जो साहित्यकार है वह चाहे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित हो, वह परिवर्तन के लिए क्रांति को अनिवार्य रूप से देखता है और वह क्रांति के लिए प्रेरित भी करता है। आगे हम देखते हैं कि जो जनवादी साहित्य है वह संघर्ष और क्रांतिकारी साहित्य है। वह एक क्रांति के प्रति एक नई चेतना की दृष्टि लेकर हमारे सामने आता है। आगे हम देखते हैं कि इन्हें जनशक्ति पर पूर्ण विश्वास है। जनवादी साहित्य आम जनता की उन्नति का कार्य करता है, उसका समर्थक है और इसके लिए वह जनता की शक्ति में पूर्ण विश्वास रखता है। पूंजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्था में इस जन का शोषण होता है और जनवादी साहित्यकार इस शोषित वर्ग का, इस उपेक्षित वर्ग का समर्थन करता है और उसकी शक्ति में भी उसे पूर्ण विश्वास है। साक्षी है इतिहास आज होने को पुनः युगांतर, श्रमिकों का शासन होगा अब उत्पादन यंत्रों पर। तो ऐसा कहकर वह उस जनशक्ति में विश्वास जगाता है। जनवादी साहित्य की एक और विशेषता है कि इसमें लोकतंत्र के खोखलेपन का चित्रण किया गया है। भारत 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व्यवस्था समाप्त होकर भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और आम जनता को आशा थी कि इससे हमारी जो दुख दर्द है वह समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये मोह भंग टूटने में अधिक समय नहीं लगा। कवि जनतांत्रिक अव्यवस्था और खोखलेपन का चित्रण करते हुए लिखते हैं, दरअसल अपने यह जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। जिस प्रकार मदारी अपने खेल में अपनी भाषा के बल पर लोगों को थोड़ी देर तक उलझा कर रख सकता है, हम देखते हैं कि लोकतंत्र में भी इसी प्रकार का खोखलापन हमें दृष्टिगोचर होता है। झूठे वायदे, झूठे आश्वासन देकर सत्ताएं सरकार में आती हैं और लेकिन उस उपेक्षित और शोषित वर्ग के साथ न्याय नहीं हो पाता, जिसका चित्रण भी हम जनवादी साहित्य में देखते हैं। शोषित जन समुदाय के प्रति विद्रोह की अभिव्यक्ति भी हम देखते हैं जनवादी साहित्य में। जो वर्षों से, सदियों से जो जन समुदाय शोषित होता आ रहा है, उसकी अभिव्यक्ति भी हम इस जनवादी साहित्य के अंतर्गत जनवादी साहित्यकारों के माध्यम से देखते रहे हैं। पूंजीपति, जमींदार वर्ग इत्यादि की जो हत्याएं इन साहित्य में दिखाई जाती है, वह उस विद्रोह का ही एक
रूप कह सकते हैं। जनवादी जनतंत्र का चित्रण जनवादी साहित्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। जो जनवादी साहित्य जो लिखा जा रहा है उसकी एक सर्वप्रमुख विशेषता है कि ये जो साहित्य है ये जनभाषा में लिखा जा रहा है। और ये जनभाषा कैसी है? ये सरल और सहज है। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जनवादी कविता की जो भाषा है वह सहजता से युक्त है। सामान्य लोगों के भावों को अभिव्यक्त देने वाली ये भाषा जो जन भाषा है और जनवादी विचारों को वहन करने में सक्षम है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जनवादी साहित्य को संक्षेप में समझने का प्रयास किया। अब आगे हम देखते हैं कि जनवादी साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य को अलग क्यों माना जाता है। प्रगतिवादी साहित्य भी क्रांति में विश्वास करता है, शोषित वर्ग का समर्थन करता है और शोषक वर्ग का विरोध करता है। तो इस बात को हम देखते हैं कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने इस दोनों के अंतर को बताते हुए कहा है कि अनेक विद्वानों की तरह हम भी जनवाद को प्रगतिवाद का ही एक रूप नहीं मानते, क्योंकि यह तो निर्विवाद सत्य है कि हर जनवादी कवि के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह मार्क्सवादी हो, किंतु हर मार्क्सवादी कवि जनवादी होना अनिवार्य है। तो डॉक्टर नरेंद्र सिंह एक इस कोटेशन के माध्यम से बता देते हैं कि जो जनवादी साहित्यकार है वह किसी बने बनाए खांचे में फिट नहीं होता, वह किसी एक विशिष्ट विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं होता, वह सामान्य जन का प्रतिनिधि है और सामान्य जन के दुख दर्द को अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, उसे परिवर्तन करने की आकांक्षा रखता है, समाज को परिवर्तन करने की आकांक्षा रखता है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि जनवादी साहित्य जो ये सिद्धांत है, ये जनवादी साहित्य का महत्व क्या है। जनवादी साहित्यकार ने सामान्य जनता के जीवन प्रवाह से रस ग्रहण करके उसकी यातनाओं, दुख दर्द और खुशहाली को वाणी दी। यहाँ ये एक बात इंगित करने योग्य है कि उन्होंने आम जनता की खुशहाली को भी वाणी दी है। आज़ादी और आज़ादी के पश्चात हुई भारतीय जनमानस की स्थितियों का वास्तविक अंकन जनवादी साहित्यकार ने किया है। सरल और सहज भाषा में जनवादी जनतंत्र की कामना करने वाला जनवादी साहित्य का महत्व और योगदान साहित्य की दृष्टि से असाधारण है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज जनवादी साहित्य को समझा। हम आगे की कक्षा में इसी प्रश्न पत्र के अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।